हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। उम्मीद है आपकी क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से आप कर रहे होंगे। चलिए अपनी क्लासेस आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य अपने राज्य का कल्याण करने के लिए या राज्य का स्तर बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लासेस में देखा उसका एक थोड़ा सा रिकेप मैं आपको जस्ट बोलकर बता देती हूँ कि हमने पिछले वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वाली क्लासेस में हमने मूल अधिकारों में जो संशोधन किए गए थे और उनसे जो काफ़ी सारे केसेस बने थे, जिसमें शंकरी प्रसाद केस एक इम्पोर्टेंट था, उसके बाद में सज्जन सिंह का मामला आया, उसके बाद गोलकनाथ मामला और सबसे बड़ा केस जो अब तक की न्यायपालिका में सबसे बड़ी बेंच बैठी है, केशवानंद भारती केस, जिसके बाद में हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा हमने तैयार किया कि जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसे विकृत नहीं कर सकती। संसद को इतनी पावर नहीं है कि वो संशोधन करती जाएगी और इतने संशोधन कर दे कि हमारा जो संविधान का मूलभूत ढांचा जो संविधान बनाने वालों ने बनाया था उसको विकृत करने का संसद का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी श्रृंखला में हमने देखा था कौन कौन से संशोधन किए थे। सबसे पहले हमने 24वां संशोधन देखा, फिर 25वां और 26वां। 25वां संशोधन हटा दिया गया था और उसके बाद में लास्ट में 42वां संशोधन जो देखा हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39B और 39C जो दिए गए हैं वो मूल अधिकारों पर भी सर्वोपरि होंगे। मूल अधिकार कौन कौन से दिए थे? 14, 19 और 21। इन तीनों मूल अधिकारों पर हमारे जो 2 DPSP है वो सर्वोपरि माने जाएंगे। ये कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और ये कौन से मामले के बाद में आया? मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था, कपड़ा कंपनी थी, उसके बाद में ये जो DPSP को मूल अधिकारों पर स्वायत्तता दी गई है या सर्वोपरि बनाया गया है, ये हमने मिनर्वा मिल्स केस के बाद में देखा था। तो क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। DPSP जो हमारे DPSP है वो संविधान के कौन से भाग में शामिल करे गए हैं? भाग 4 में इसे शामिल किया गया है। भाग 4 में इसे जगह दी गई है। इसके बाद में ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसे शामिल किया गया है। किस स्रोत से हमने ये लिया था? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से कैरी किया है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आयरलैंड ने ये खुद ने इनोवेट किए थे या खुद ने ये पॉलिसी बनाई थी, तो ऐसा नहीं है। आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से इसे कैरी किया था। तो आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन से, और हमने आयरलैंड से लिया है। और ये इन्हें क्या हम न्याय योग्य बता सकते हैं? ये सीधा सीधा लिखा गया है हमारे संवैधानिक बुक में, संविधान में, कि ये गैर प्रवर्तनीय रहेंगे, इनका प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता, इन्हें न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। गैर प्रवर्तनीय, अगर इनका हनन होता है तो हम इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। गैर न्यायिक, इनकी प्रवृत्ति कैसी है? गैर न्यायिक प्रवृत्ति इनकी बताई गई है। और इनके द्वारा कौन सा एक राज्य जो कल्याणकारी राज्य है हमारा, कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य DPSP को माना गया है। कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना किसका? DPSP का मुख्य लक्ष्य माना गया है। ये सभी बातें क्लियर है। DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कौन से भाग में? भाग 4 में इसे शामिल किया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 36 से 51 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
इसे आयरलैंड के संविधान से हमने कैरी किया है। यह न्यायालय में गैर प्रवर्तनीय, गैर न्यायिक है। इनकी प्रवृत्ति कैसी है? गैर प्रवर्तनीय है। न्यायालय में इन्हें लागू करवाने के लिए हम वाद विवाद नहीं कर सकते या याचिका दायर नहीं करी जा सकती। और ये लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य स्थापना करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आप इसे नींव कह सकते हैं कि ये हमारी एक नींव है। एक इसमें एक पॉइंट और है, मूल अधिकार प्लस डीपीएसपी, ये दोनों मिलकर किसका? हमारे संविधान का। इन दोनों को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा और दर्शन इन्हें कहा गया है। संविधान की आत्मा और दर्शन, इन दोनों को मिलाकर इसे कहा गया है। ये किसने कहा था? एक इतिहासकार हुए हैं, या इतिहासकार कहने के बजाय आप उन्हें अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने बताया कि जो हमारे डीपीएसपी और मूल अधिकार है, ये दोनों मिलकर हमारे संविधान की आत्मा कहे जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, हमारे डीपीएसपी का हमारे जो डीपीएसपी बने हैं वो किस स्रोत के आधार पर बने हैं और उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, वो प्रवर्तनीय है या नहीं है, हम उन्हें लागू करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये सब बातें एक नॉलेज आपको ये होना चाहिए। चलिए आगे क्लास में देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बताया गया है। आर्टिकल 36 कहता है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब हमने राज्य की परिभाषा, जैसा कि मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे, तो एक मूल अधिकार हमने सबसे पहला देखा था 12वां मूल अधिकार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा उसमें दी गई थी। राज्य में हमने किन किन तत्वों को शामिल किया था? उसमें केंद्र सरकार शामिल की गई, राज्य सरकार शामिल की गई, लोक कल्याणकारी संस्थाएं उसमें शामिल करी गई, समाजवादी प्राधिकरण उसमें शामिल करे गए। इस तरह से हमारे राज्य का निर्माण कैसे हुआ? तो उस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। मतलब अगर अलग से इसकी कोई व्याख्या नहीं करी जाती है, अलग से राज्य में कोई और शब्द नहीं जोड़ा जाता है, तब तक राज्य का वही अर्थ माना जाएगा जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल हमने इसे 12 में काफी डिटेल वाइज पढ़ा था कि आर्टिकल 12 में कौन कौन से केंद्र में संसद होती है और राज्यों में राज्य विधानमंडल आते हैं। इसी प्रकार हमारी इसमें न्यायपालिकाएं भी शामिल करी जाएगी और इसमें लोक प्राधिकरण शामिल करे जाएंगे। लोक प्राधिकरण और सामाजिक प्राधिकरण इसमें शामिल करे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आर्टिकल 12 में हमने ये देखा है, तो वही जो आर्टिकल 12 में देखा था, अगर इसमें कोई अन्यथा शब्द नहीं जोड़ा जाता है तब तक आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा रहेगी जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में बताई गई है। क्लियर? आर्टिकल 36। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध या प्रोविजंस किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। जो मैंने आपको बताया, ये गैर न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, इनको न्यायालय में हम वाद योग्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत, लेकिन अधिकतर जैसे कि देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट फिर भी अगर कोई फैसला सुनाते हैं तो वो ना सिर्फ मूल अधिकारों का ध्यान रखते हैं बल्कि उन्हें अपने डीपीएसपी का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है और इन दोनों का उल्लंघन ना हो वो ऐसा ही फैसला अपनी जनता को देते हैं या सामने वाली पार्टी को सुनाते हैं। तो शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगर राज्य कोई विधि या कानून बनाती है तो तत्व कौन कौन से तत्व कि हमारे किसी कानून का उल्लंघन ना हो या किसी मूल अधिकार या डीपीएसपी का उल्लंघन ना हो,
ऐसे तत्व या ऐसे कानून राज्य बनाएगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब आता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये कौन सा, जो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विधि या उपविधि बना सकता है। अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य किसे दिया गया है? राज्य को दिया गया है। वो अपने राज्य की किसी भी तरीके से उसे आगे बढ़ाने के लिए या उसका स्तर काफ़ी ऊंचा करने के लिए वो कोई भी विधि या नियम या फिर कोई कर्तव्य बनाता है, तो नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो उसे पालन करे और अपने राज्य का जो स्टेटस है उसे बनाए रखे। तो राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए, लोगों के कल्याण के अभिवृद्धि के लिए ऐसे कर्तव्य या सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। अब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसमें आर्टिकल 38(1) जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो हमने 3 प्रकार के न्याय देखे थे, किसमें देखे थे? प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय देखे थे उसमें भी इसमें डीपीएसपी में शामिल किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को किस प्रकार का? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन तीनों प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 38(1) में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और ये कार्य किसका होगा? राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन तीनों की प्रमुखता बनाए रखने के लिए, इन तीनों को अग्रसर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। कोई भी संस्थाएं अगर राष्ट्र में कार्य कर रही है तो उनका ये कर्तव्य होगा कि इन तीनों न्यायों का उल्लंघन वो ना करे। क्लियर है ये वाला आर्टिकल? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का। अवसर और प्रतिष्ठा की हमने प्रस्तावना में समानता देखी थी। प्रस्तावना हमारा एक मुख्य पृष्ठ है जो हम आगे वाले आर्टिकल्स में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, वो हमारी प्रस्तावना में पहले ही बताया गया है। तो वही समानता और अवसर और प्रतिष्ठा की समानता इसमें बात करी गई है। अब आप देखते होंगे कि एक जगह स्त्री कार्य कर रही है और एक जगह पुरुष कार्य कर रहा है, तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सैलरी दी जाती है। ऐसा क्यों भाई? कार्य तो दोनों समान कर रहे हैं, प्रॉफिट तो आपको दोनों व्यक्ति करके दे रहे हैं, स्त्री भी वही काम कर रही है और पुरुष भी वही काम कर रही है, और काम करने के घंटे भी दोनों के सेम है। तो इस प्रकार का भेदभाव आप लोगों से नहीं कर सकते। तो इसमें यही बताया गया है कि जो प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। जो राज्य में असमानताएं फैली हुई है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। ये 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है जो 39 आर्टिकल 39 में जोड़े गए हैं। तो राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष भी काम करेगा और स्त्री को भी कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्रियां हैं तो वो घर के अंदर बैठकर घर के कार्य करेगी और पुरुष कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा इसमें मनाही करी गई है। राज्य का ये कर्तव्य दिया गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने का दोनों का अधिकार है। स्त्री का भी पुरुष का जितना अधिकार इसमें दिया गया है, स्त्री को भी उतने ही अधिकार दिए गए आजीविका प्राप्त करने के लिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व
और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से समाधान हो। तो भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे जल हो गया, जंगल हो गया, ये सभी के लिए, बिजली, ये जो भौतिक संसाधन है वो उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। इन तीनों का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लेकर चल सकते हैं कि इसमें हम जल जीवन मिशन शामिल कर सकते हैं। जल जीवन मिशन, इसमें जल जीवन मिशन में सभी को हर घर नल की, जैसे आपने काफी सारी योजनाएं सुन रखी है, हर घर जल या हर घर नल, हर नल में पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो वो सभी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जल जीवन मिशन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। भौतिक संसाधन यही माने जाते हैं, आवास, पानी, बिजली। अब सी देखते हैं, इसमें आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का, जो धन है वो किसी एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित होकर नहीं रहना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति के पास उसका जमा नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों में उसका बराबर रूप से उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों की बात करी गई है। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह उसके पास जितने भी उत्पादन के साधन हैं वह अपने राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उत्पादन के साधनों का प्रत्यक्ष रूप से या बराबर रूप से उसका बंटवारा करे, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे और कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो जाए कि वह गरीबों का शोषण कर सके। क्लियर है ये वाला पॉइंट आप सभी को? पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। जो मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि पुरुष और स्त्री अगर कार्य कर रहे हैं और समान घंटों के लिए कार्य कर रहे हैं और एक कार्य जो पुरुष को दिया जा रहा है वही कार्य स्त्री को भी दिया जा रहा है, तो उनके लिए जो उनकी सैलरी दी जाती है उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समान सैलरी के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसमें एक मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया था 1948 में। इसमें जो सैलरी है वो उसका जो निम्नतम सीमा उसकी तय करी गई थी कि ये निम्नतम सीमा होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को हायर कर रहे हैं, उसको सैलरी के रूप में उसे आप काम करवा रहे हैं, तो अगर 15,000 रुपये उसकी सीमा तय करी गई है इस एक्ट के तहत, तो आप किसी भी व्यक्ति से, अगर वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको वो मिनिमम सीमा उसको देनी ही देनी पड़ेगी। आप उसमें अपनी तरफ से उसको बढ़ाकर दे सकते हैं लेकिन उससे कम उसको नहीं दे सकते। तो ये जो एक्ट लाया गया था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ये हमने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 15, उसमें भी बताया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी ऐसी खदान में, या आप कह सकते हैं कि कोई जो बहुत ही मुश्किल कार्य होते हैं उनमें छोटे बच्चों को, या जो औरतों से जो कार्य नहीं हो सकता, जैसे काफ़ी मेहनत वाला काम या फिर कोई वेट वाला काम जो छोटे बच्चों से और स्त्रियों से नहीं करवाया जाना चाहिए, तो उनके अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ता है उससे, तो उनसे वो कार्य राज्य ना करवाए, इसके लिए प्रबंध बनाए जाने चाहिए। उसके लिए यहाँ पर प्रबंध बनाए जाने चाहिए। ये हमने आर्टिकल 15 में भी देखा था कि स्त्रियों को और छोटे बच्चों को
अलग से सुविधाएं दी गई है। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। बच्चों को जो बच्चे हैं उसको गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम निकालती रहती है, जैसे कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये हमने आर्टिकल 21A में देखा था। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाएं दी जाए। बालकों और अल्पवयस्क व्यक्ति की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या कोई बच्चे कार्य कर रहे हैं, अगर उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है या उनको उनके कार्य के हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती है, तो ये राज्य के कर्तव्यों के विरुद्ध जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये हमने कौन से आर्टिकल से जोड़ा था? 42वें आर्टिकल, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को इसमें डीपीएसपी में जोड़ा है। इसमें कहा गया है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इसमें सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। न्याय की व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया गया है। और किसकी न्याय की व्यवस्था? जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी न्याय की व्यवस्था का, जो अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते या फिर न्यायालय में याचिका दायर नहीं करवाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये संविधान संशोधन करके 39A जोड़ा गया। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक न्याय, जैसे बिना फीस के भी कोई व्यक्ति होते हैं, जैसे सरकारी वकील होते हैं, वो बिना फीस के कार्य करते हैं, या फिर बिना फीस के या फिर कम फीस के कार्य करते हैं, तो वो इसमें शामिल कराए जाएंगे। न्याय तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। सिर्फ न्याय की पहुंच के लिए हमने ये संविधान संशोधन करके ये आर्टिकल इसमें जोड़ा है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाना चाहिए। जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वो कौन सा? त्रिस्तरीय किया जाता है। त्रिस्तरीय संगठन का जो हम आगे पंचायती राज में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि त्रिस्तरीय इसका गठन किया गया है। और ये गांधीवादी विचारधारा है। गांधी जी का सपना था कि हर गांव को अपना प्रभुत्व दिया जाए, अपना संचालन की शक्ति दी जाए। तो ये गांधीवादी विचारधारा है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में बताया गया है। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बनाने के लिए आवश्यक हो। अब राज्य कौन सा कर्तव्य निभाएगा कि राज्य का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे ग्राम प्रशासन की इकाइयां हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्हें इतने अधिकार दिए जाने चाहिए कि वह ग्रामीण स्तर पर अपने कार्य स्वयं कर सके। इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जा सकता है? जैसे सड़क बनाना, नालियां बनवाना, और कुएं वगैरह, कुएं बनाए जाते हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, कुएं बनवाना, ये सभी ग्रामीण स्तर के कार्य होते हैं जो करवाए जाने की स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में एक ग्राम पंचायत को का विकास किया जाना चाहिए, उसे संगठित किया जाना चाहिए। अगर ग्राम हमारे छोटी छोटी इकाइयां अगर खुद के कार्य खुद से कर लेगी, खुद वो संगठित रहेगी,
तो ऊपर राज्य स्तर पे भी इतना प्रेशर नहीं रहेगा कार्य का कि छोटे छोटे ब्लॉक्स का भी उसको संभालना है, बड़े प्रादेशिक स्तर पर भी राज्य को संभालना है। अगर स्तर बाय स्तर ही आप कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ से लेकर एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए कार्य का बंटवारा किया जाएगा, तो ऊपर वाले व्यक्तियों पर भी काम का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस वजह से ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का किसका अधिकार होना चाहिए? राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का। इसमें देखते हैं, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। कौन कौन से बताए गए हैं इसमें? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बुढ़ापे में जो भी अगर निःशक्तता या बुढ़ापा आ जाता है तो उसे सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं के तहत सहायता करवाई जाएगी, ये सब इसमें 41 में शामिल किया गया है। अब जैसे आप देखते होंगे कि कई बार जैसे दुर्घटना बीमा दिया जाता है, या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए उसे धनराशि प्रोवाइड करवाई जाती है, या जैसे बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, अगर वो किसी राज्य में सरकारी सेवा में निहित है तो उसे रिटायरमेंट के पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब अपनी उन्हें लोक सहायता प्रदान करने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। इस जगह यहाँ पर कौन सा अधिकार आ रहा है? राइट टू वर्क का अधिकार इसे दिया गया है। राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा और विकास भी कराया जाएगा। लेकिन विकास किस सीमा तक किया जाना चाहिए? विकास ही विकास करने के लिए, ये नहीं कि हम हमारे जो व्यक्ति रह रहे हैं हमारे समाज में या राज्य में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनका शोषण करते जा रहे हैं और विकास करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विकास किया जा रहा है तो सभी लोगों को साथ में रखकर विकास किया जाना चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अब प्रसूति सहायता के लिए एक एक्ट लाया गया था, इसमें है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये 1961 में लाया गया था और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ अमेंडमेंट किया गया था इसमें 2017 में। इसमें कुछ संशोधन किया गया। इसमें बताया गया है कि औरत को या स्त्री को 26 माह तक उसके, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके 26 महीने तक उसे काम से आप निकाल नहीं सकते, या फिर आप उसे घर बैठे कार्य दे सकते हैं, घर बैठे उसे कार्य करवा सकते हैं। 26 माह तक आपको इसका टाइम दिया जाता है। जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में, बच्चा होने के बाद में आप 26 माह काउंट करके 2 या 2.25 साल तक आप आराम से कंपनी की तरफ से लीव ले सकते हैं। तो वो किसके अंदर आता है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत आता है। और इसके तहत आपकी नौकरी वो जा नहीं सकती, आपकी नौकरी भी फिक्स रहती है। तो इसमें यही बताया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। तो प्रसूति सहायता में एक इसे शामिल किया गया है। न्याय संगत और मानवोचित दशाएं क्या हो सकती हैं? जैसे अगर किसी को मानवोचित दशाएं हो सकती है कि किसी मानसिक संतुलन की वजह से कोई व्यक्ति का कार्य ठीक नहीं चल रहा है या ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उसे उस दौरान उसे थोड़े दिन के लिए लीव दी जा सकती है ताकि वो बाद में रिकवर होके अपना कार्य फिर से स्टार्ट कर सके। आर्टिकल 43 कहता है,
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दी जानी चाहिए। जो कर्मकार होंगे, जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, अब इसमें क्या शामिल किया गया है? राज्य उपयुक्त विधान तथा आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने चरखा उद्योग को काफ़ी आगे बढ़ाया था, तो वो कुटीर उद्योग ही माना जाएगा। उन्होंने ये काफ़ी भरसक प्रयास किया था कि उनका जो चरखा उद्योग है वह काफ़ी नेशनल लेवल तक उसको पहचान मिले। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य में होने वाले जो भी कुटीर उद्योग है, जो भी मीडियम उद्योग है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सरकारी हो, किसी कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर सरकार के द्वारा उसका निर्वहन किया जा रहा है, तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हर तरीके से भरसक प्रयास करे और उसमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उसको अच्छे से मजदूरी भी दी जाए और मजदूरी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह अपना निर्वाह कर सके, उसमें अपने परिवार का गुजारा कर सके। उसका जीवन स्तर भी ऐसे नहीं कि उसे अमर्यादित कार्य करवाया जा रहा है या कोई ऐसा कार्य करवाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति है जो काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है तो आप उससे क्लीनिंग का कार्य करवा रहे हैं, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। शिष्ट जीवन का स्तर उसे दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 43A, जिसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में किसका? कर्मकारों का भाग लेना। अब जो इसमें फैक्ट्री या कोई उद्योग बनाए जाते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वो किसमें? जो कंपनी का प्रबंधन है उसमें, या कई बार मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें कर्मकार भाग ले सकते हैं, अपनी एडवाइस उनको दे सकते हैं कि कंपनी को किस तरह से ठीक चलाया जा सकता है, उसके बेहतर प्रमाण मिले हमें या वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहे, उसके लिए क्या क्या वो अपनी राय उनको व्यक्तियों को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर समूह होता है उसमें बैठकर वो दे सकते हैं। ये कहाँ पर बताया गया है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों का जो प्रबंध किया जाएगा, जो मैनेजिंग पावर होती है, उसमें कर्मकार भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि हड़तालें वगैरह होती रहती है, तो ये इस तरह से इसलिए होती है कि उनका प्रबंधन समिति और कर्मकारों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो इसी सामंजस्य को बिठाए रखने के लिए कर्मकारों को यह शक्ति दी गई है, उनके लिए प्रावधान किया गया है कि वो भी जो मैनेजिंग कमेटी बैठती है या प्रबंधन समिति जो बिठाई जाती है उसमें जाकर अपने विचार पेश कर सकते हैं, अपनी राय उसमें दे सकते हैं। क्लियर है ये सभी को? ये हमने जो आर्टिकल है उद्योगों का प्रबंध, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान इसे बताया गया है। समझ में आया यहाँ तक सभी को कि उद्योगों के प्रबंध में जो भी उद्योगों का प्रबंध किया जाता है, मैनेजिंग पावर होती है, उसमें जो उसके कार्य करने वाले वर्कर होते हैं वो वहाँ जाकर भाग ले सकते हैं, अपना जो व्यू है उनको दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों का उन्नयन। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध के लिए उन्नयन का प्रयास करेगा। जो सरकारी समितियां बनाई जाती है, सरकारी समितियां या फिर इसके अंदर काफ़ी सारे हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, या उनको प्रमोट करने के लिए उसे सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है, तो वो इस सब में शामिल किए जाएंगे और इनके स्वैच्छिक निर्माण और स्वायत्त कार्यकरण और लोकतांत्रिक नियंत्रण के लिए
उन्नयन का प्रयास करेगा। व्यावसायिक प्रबंध के लिए कौन? राज्य इनका प्रयास करता रहेगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कंपनियां बनी हुई है लोक कल्याण के लिए, या फिर जो उन्होंने खुद से अपने निर्माण किया है समाज को या राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी सारे लोगों को वह काम दे रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनके परिवार को चला रहे हैं। तो इनके उन्नयन के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, उनकी दैनिक निर्वाह की मजदूरी तय करने के लिए, ये सब सरकारी समितियों का उन्नयन करने का कार्य किसका होगा? सरकार को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इनका उन्नयन करे, इनको आगे बढ़ावा दे। तो क्लियर है आप सभी को? आज हम यहीं तक देखते हैं। 43 जो हमारे डीपीएसपी हैं, हमने 36 से लेकर 43 डीपीएसपी देखे हैं। इसमें हमने कौन कौन से क्या क्या बातें समझी है, राज्यों का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने लोगों को लेकर, सहकारी संस्थाओं को लेकर, ग्रामीण स्तर को लेकर, या फिर वहाँ पर रह रहे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको लेकर राज्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो हमने आज देखे हैं। हम आने वाली क्लासेस में आगे देखेंगे कि हमारे प्रकृति को लेकर हम व्यक्तियों के या राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे की क्लासेस ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।